साथियों नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। साथियों, अडानी समूह का जो कारोबार था वो कारोबार शुरू हुआ था तो कृषि जीन्स के एक तरीके से मोटा मोटी अडानी को आप जानते रहे होंगे कि वो तेल के कारोबार से अपना व्यवसाय शुरू किए थे और 1980 में इनका कारोबार शुरू होता है और धीरे धीरे आज स्थिति ये है कि लगभग देश की सभी संपत्तियां जो है अडानी समूह के हाथ में जा रही हैं। अच्छा साथियों, आप कभी ये सोचे हैं कि आखिर ऐसा क्या वजह है कि अडानी समूह बहुत तेज़ी से तरक्की करता चला जा रहा है? कोई तो वजह होगी। साथियों, आप ऐसे सोचो कि आप जो है देखने के लिए आपने एक परचून की दुकान खोल ली, लेकिन पता चला उसके पीठ पीछे आपका कारोबार क्या चल रहा है? रियल इस्टेट का कारोबार चल रहा है, यानी कि आप ज़मीन खरीद रहे हैं, उसकी प्लाटिंग कर रहे हैं, या फिर शेयर मार्केट में आप अच्छा खासा पैसा लगाए हैं और इसकी जानकारी भी किसी को नहीं है। तो जो पैसा आपके पास आएगा उस पर आप एक तरीके से चाहे जो करिए, छिपाइए, चुराइए, चाहे जो करिए। तो जीन्स के कारोबार से ये शुरू करते हैं और उसके बाद इनका जो विस्तार होता है तेज़ी से, वो तमाम खान खरीद लेते हैं, बंदरगाह खरीदते हैं, बिजली संयंत्र खरीद लेते हैं, एयरपोर्ट खरीद लेते हैं, डाटा सेंटर खरीद लेते हैं, यहाँ तक कि रक्षा और गैस, कोयला, अब एनडीटीवी न्यूज़ चैनल यानी कि न्यूज़ क्षेत्र में भी आना चाहते हैं। इससे क्या है कि ताकि इनके जो एक तो इसे गोदी मीडिया के दौर में मीडिया स्वतंत्र मीडिया रह नहीं गया है, ज़्यादातर तो सब गुलाम बन गए हैं। सबसे मुखर जो चैनल था वो एनडीटीवी था, द वायर है और कुछ 2-4 और नाम है पत्रकारों के, गिन के हमको अगर उंगली पे गिनना हो तो 9-10 पत्रकार मिलेंगे टोटली पूरे भारत में हिंदी मीडियम के, कि जो सच्ची पत्रकारिता करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ देश पे क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है इसका, ये भी आप आकलन करिए। साथियों, अडानी की संपत्ति 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले तक जो है 39,523 करोड़ रुपए थे। 2014 में 39,523 करोड़ रुपए। अब मैं सीधा 2020 में आता हूँ। 2020 में इनकी संपत्ति हो जाती है 2.49 लाख करोड़ रुपए, 2.49 लाख करोड़ रुपए। और पिछले महीने अप्रैल 2022 में, यानी कि 2 से 3 महीना पहले, इनकी जो कुल संपत्ति थी वो 9.47 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 2014 में सोचिए, 2014 में 40,000 करोड़ रुपए मोटा मोटी मान लीजिए, 2020 में 2.5 लाख करोड़ रुपए, यानी 5 गुना वृद्धि होती है। लेकिन 2022 में मात्र 2 साल में, जिसमें कोरोना का कहर भी है और 2 फेज कोरोना का आया, सबके उद्योग धंधे चौपट हो गए, तमाम लोगों को नौकरियां छीन गई, सब कुछ हुआ, लेकिन अडानी की संपत्ति कितनी होती है? लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपए, यानी कि अडानी की कुल संपत्ति में वृद्धि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 230 गुना वृद्धि होती है। तो और ऐसी स्थिति में क्या है कि अडानी जी जो है हर एक क्षेत्र में निवेश करते चले जा रहे हैं। कहाँ जोखिम है, क्या है, क्या नहीं है, कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। उनको पता है कि हमको डर काहे का है। वो कहावत है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो अडानी की किसी भी कारोबार में घाटा नहीं होगा। अगर घाटा होगा भी तो सरकार उसको मैनेज कर लेगी, हो सकता है इतनी रियायत दे दें कि उनका घाटा ही खत्म हो जाए। जिसमें से एक इनकी 7 कंपनियां, तमाम कंपनियां 7 इनकी कंपनियां शेयर मार्केट में सूचीबद्ध हैं और केवल शेयर मार्केट से इनकी कंपनियों पे लगभग 2.3 लाख करोड़ रुपए कर्ज है। और जो भी कर्ज है, पता नहीं कितना कर्ज है, वो तो हम नहीं जानते। एक तो इसे भी अडानी के मामले में डाटा जो है बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट केस में बाहर आता है। तो जो फिच रेटिंग एजेंसी है, जो क्रेडिट साइट्स है, वो बार बार ये आगाह कर रही है कि अगर सारे क्षेत्र में अडानी जी का मतलब दखल हुआ कारोबार के सभी क्षेत्रों में, तो ऐसे में होगा क्या कि अगर इनका एक सेक्टर भी गड़बड़ाया तो इतनी तेज़ी से भरभरा कि इनकी जो ये एक तरीके से जो इन्होंने इमारत खड़ी की है, वो भी जिसमें कि सीमेंट, बालू और सरिया ठीक से नहीं लगा है, गलत मानक का लगा है, तो बिल्डिंग थमेगी नहीं, भरभरा के गिर जाएगी। तो देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो जाएगी।
आप सोच लीजिए कि अमेरिका जैसा देश में केवल केवल हाउस होल्डिंग क्षेत्र में, यानी कि जो फ्लैट खरीद बिक्री वाले क्षेत्र में आई मंदी ने पूरे अमेरिका की कमर तोड़ दी थी। और वो दौर था जो कि जिसमें कि भारतीय प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी थे। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को संभाल लिया। हमारी जो आज की इकोनॉमी है, जो नरेंद्र मोदी जी का मॉडल है इकोनॉमी का, वो सक्षम ही नहीं है कि ऐसे समय में इसको संभाल पाए। अगर अर्थव्यवस्था में कहीं भी थोड़ा सा चूक हुई तो। और दूसरी चीज़, इनका जोखिम होने का कारण क्या है कि ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, अब जैसे दूर संचार में आ रहे हैं, एनडीटीवी में जो बात हो रही खरीदने की, एनडीटीवी में इनका जो अभी इन्होंने खरीदा है, इनका शेयर इस समय 29.18% है। अभी भी राय दंपति जो इसके मालिक हैं, प्रणय राय, उनके पास अभी 32.26% है। और वित्तीय संस्थान और आम जनता के पास 38.5% है। लेकिन जिस तरीके से इनका विस्तार हो रहा है, अमूमन ये कारोबार के लिए नहीं खरीद रहे हैं, एनडीटीवी से लाभ कमाने के लिए कतई नहीं खरीदा जा रहा है। चूँकि प्रधानमंत्री मोदी जी और गौतम अडानी जी के संबंध या दोस्ती किसी से छिपा नहीं है। वो चाहे तमाम दौरों पे आप देख लीजिए, हर प्रधानमंत्री जितने विदेश दौरे होते हैं लगभग अडानी या उनके एजेंट वहाँ जरूर रहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जगहों पे कारपोरेट डील होती है। तो ये एनडीटीवी को लाभ के लिए नहीं, एनडीटीवी को केवल इसलिए खरीदा जा रहा है ताकि जनता की आवाज़ को दबाया जा सके। एक तो इसे भी आज के दौर में गोदी मीडिया का जो दौर चल रहा है, कोई किसी को सुनने वाला है नहीं, पैसे पे खबर चल रही है, पैसे के दम पे जो पैसा दे रहा है उसकी खबरें चलाई जा रही हैं। ऐसे में पर्यावरणीय, सामाजिक और संचालन के स्तर पे इतनी खामियां हैं अडानी समूह की तमाम कंपनियों में कि जिसको उजागर जो है केवल कुछ स्वतंत्र पत्रकार और पत्रकार समूह कर सकते थे। और हिंदी खास करके उत्तर भारत या हिंदी माध्यम में जो पत्रकारिता का दौर है, उसमें एनडीटीवी एक बहुत ही महत्वपूर्ण या कह लीजिए आधार स्तंभ है। जिस दिन एनडीटीवी डिग गया तो इस देश की जनता को सच्चाई कभी नहीं मिल पाएगी। इसलिए साथियों, ये केवल मोदी और अडानी की चाल है कि किस तरीके से जनता की आवाज़ को, जनता के शोषण को जो पूंजीपतियों द्वारा किया जा रहा है उसको किस तरीके से रोका जाए, कैसे दबाया जाए। इसके लिए सबसे सही तरीका है, वैसे भी गोदी मीडिया वैसे मतलब अपने हिसाब से खबरें चलवा रहे हैं। ऐसे में सबसे बेहतरीन तरीका है कि अडानी हो सकता है अभी एनडीटीवी के बाद जो है दवाया या और जो स्वतंत्र पत्रकारिता पत्रकार समूह या उनके चैनल हैं, उनकी भी जो है नंबर लग जाए। इन प्रकार साम दाम दंड भेद अपना के, क्योंकि गौतम अडानी का आप चेहरा देख लीजिए तो कतई नहीं लगता कि इनके अंदर नैतिकता नाम की चीज़ होगी। ऐसा लगता है जो हर एरिया में कितने बड़े ये हवस के पुजारी हैं, पैसे के हवस के, कि हर एक क्षेत्र में अब इनको एनडीटीवी से क्या मतलब, यानी कि खबरों के चैनल से क्या मतलब, इसे कितनी कमाई होगी। तो साथियों, अब आपके पास क्या चॉइस बचा है? आपका लोकतंत्र खतरे में है, आपकी आवाज़ दबाई जाएगी, आपके शिक्षा और स्वास्थ्य के अधिकार छीने जाएंगे, आरक्षण का हाल आप जान ही रहे हैं। और उसके बाद जो सीमा पे चीन के साथ हमारे विवाद चल रहे हैं, उसके भी जो घटनाएं आती हैं बार बार आप देखेंगे स्वतंत्र पत्रकार समूह या फिर कुछ स्वतंत्र पत्रकारों द्वारा ही आपको मिल पाती। गोदी मीडिया तो उसको दिखाता ही नहीं। तो देश की सुरक्षा भी आपके जो है संकट में आ रही, केवल और केवल दो लोगों की मिलीभगत से, एक गौतम अडानी, दूसरे नरेंद्र मोदी जी के। तो ऐसे में आपके पास केवल अब एकमात्र विकल्प बचा है कि 2024 का चुनाव में आप किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाते हैं, क्या सोचते हैं। हम आम जनता से अपील करते हैं कि आपकी समस्या क्या होती है, आप परेशान किससे होते हैं? बेरोजगारी से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से और खराब शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था से। तो इसमें एक तो ये व्यवस्था खराब है, दूसरे इन व्यवस्था की खामियों को उजागर करने वाले कुछ पत्रकार हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये बचा रहे तो 2024 का चुनाव बस आप इसलिए दे दीजिएगा वोट कि हमको इस देश का लोकतंत्र बचाना है, हमको इस देश की पत्रकारिता बचानी है, हमको इस देश का भविष्य बचाना है, हमको इस देश की गरिमा बचानी है, हमको इस देश की सीमाओं की सुरक्षा को करना है और देश बचाना। इसलिए ये चुनाव निर्णायक है। इसलिए आपसे मेरी बार बार अपील है कि आप जो है किसी भी हाल में, किसी भी स्तर पे
एक दूसरे से बात कहें, बात आगे बढ़ाएं और जनता में संदेश पहुंचाएं कि अगर मोदी जी को नहीं हराया गया तो भविष्य में देश का बंटाधार होना तय है। इसलिए साथियों, देश बचाने के लिए एकमात्र विकल्प है बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। धन्यवाद।